अब ना तो मम्मन के खिलाफ कोई एसोसिएशन होने का कोई कोई मेंबर होने का कोई इनके खिलाफ कोई एविडेंस है, ना मम्मन किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर है। यानी कि मम्मन के खिलाफ ऐसी कोई एविडेंस पुलिस अब तक नहीं लेकर आई है कि जिससे ये साबित हो कि मम्मन किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, किसी एसोसिएशन का मेंबर था, किसी ऐसी संस्था का मेंबर था जो गैर कानूनी काम में लिप्त हो। जो यूएपीए में इन्होंने 173(8) में जो रिपोर्ट पेश की है, जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, जिसको ततीमा चालान कहते हैं, उस ततीमा चालान के साथ में एक भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा के भेजा है कि जिससे ये साबित हो कि मामन जी किसी एसोसिएशन या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार ने बैन कर रखी हो उसका ये मेंबर हो या उसको ये फंडिंग करता हो। पुलिस सरकार का सिर्फ एक मोटिव ये है कि हरास करना और मामन जी को चुनाव से रोकना और दूसरी कम्युनिटी को खुश करना, एक कम्युनिटी को दबाना और उनको टेरराइज करना। इसके अलावा सरकार का इसमें कोई मकसद नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है और किसी भी तरीके से पुलिस और सरकार की जो ये कार्रवाई है ये अदालत में नहीं टिक पाई। कांग्रेस विधायक मामन खान के वकील यूएपीए को लेकर क्या बोले, बता दें। नूह हिंसा के कई मुकदमों में फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर सहित अन्य आरोपियों पर हरियाणा पुलिस द्वारा हाल ही में यूएपीए की धारा जोड़ने को लेकर कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर के वकील ताहिर हुसैन देवला से खास बातचीत की गई है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि विधायक मामन खान इंजीनियर के खिलाफ ना तो कोई संगठन का सदस्य होने का सबूत है और न ही किसी संगठन को फंडिंग करता है। कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ कोई सबूत अभी तक पुलिस पेश नहीं कर पाई है। चालान जो पेश किया गया है उसमें भी कोई सबूत ठोस नहीं मिला है। अब पुलिस ने कहा है कि मामन खान इंजीनियर ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रखा था। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि 500 रुपए इकट्ठा करके यात्रा पर अटैक करना है। वह कोई संगठन नहीं है। मामन खान इंजीनियर को हैरेसमेंट करना और चुनाव से रोकना यही मकसद है। एक जाति विशेष को दबाना और दूसरी को खुश करना, यही सरकार का मकसद दिखाई देता है। पुलिस और सरकार की जो कार्रवाई है वह अदालत में किसी भी सूरत में नहीं टिक पाएगी। वकील ने कहा है कि गत 31 जुलाई को नूह हिंसा शोभा यात्रा के दौरान जो हुई थी उसमें पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें एफआईआर नंबर 401 सदर थाना नूह बजरंग दल के कार्यकर्ता की मंदिर में मौत हुई थी। एफआईआर 257 में साइबर पुलिस थाने पर हमला हुआ था जिसमें होमगार्ड के जवान की जान गई थी। एफआईआर नंबर 253 में भी यूएपीए की धारा लगाई गई है। ताहिर हुसैन देवला अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ने 6 महीने के बाद यूएपीए की धारा इजाद की है। मामन खान के खिलाफ नगीना थाने में 149 नंबर एफआईआर दर्ज है, उसमें यूएपीए की धारा जोड़ी गई है। अब तक कुल 4 मुकदमों में यूएपीए की धारा हरियाणा पुलिस के द्वारा जोड़ी गई है। इस मुकदमे में जो धाराएं पहले लगाई हुई हैं उसमें विधायक को अरेस्ट नहीं करेगी, उससे पहले कोर्ट में कानूनी कार्रवाई से पुलिस को गुजरना पड़ेगा। उसको चुनौती देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, यह कहना है वकीलों का। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले नूह हिंसा अब चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। यूएपीए कौन सी धारा है ये और क्या मम्मन को जो लगाई गई है क्या इससे नुकसान है उसको, क्या उनको लगती है नहीं लगती है, क्या कहना है? देखिए, बहुत साफ सी मैं बताऊं आपको कि यूएपीए का मतलब है, मेवाती भाषा में बता रहा हूं आपको, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटीज करना जो गैर कानूनी हो, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया। अब वो
एक्टिविटीज कैसे होंगी, या तो कोई एसोसिएशन हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी एसोसिएशन जो गैर कानूनी काम करती हो, देश के खिलाफ, देश के लिए, और वो ऐसी एसोसिएशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सरकार की नज़रों में आ जाए, तो सरकार सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन पर या ऐसी एसोसिएशन पर, या हिंदी में मेवाती में कैसे, ऐसी संस्था पर सबसे पहले उसको बैन करेगी, और बैन करके उस पर यूएपीए को इम्पोज करेगी। अब ना तो मम्मन के खिलाफ कोई एसोसिएशन होने का, कोई मेंबर होने का कोई इनके खिलाफ कोई एविडेंस है, ना मम्मन किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर है, ना किसी एसोसिएशन का मेंबर है, ना किसी एसोसिएशन को फंडिंग करता है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता है। यानी कि मम्मन के खिलाफ ऐसी कोई एविडेंस पुलिस अब तक नहीं लेकर आई है कि जिससे ये साबित हो कि मम्मन किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, किसी एसोसिएशन का मेंबर था, किसी ऐसी संस्था का मेंबर था जो गैर कानूनी काम में लिप्त हो, गैर कानूनी काम में करती हो। तो और ऐसी एसोसिएशन और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार ने बैन कर रखी है, जो यूएपीए में इन्होंने 173(8) में जो रिपोर्ट पेश की है, जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, जिसको ततीमा चालान कहते हैं, उस ततीमा चालान के साथ में एक भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा के भेजा है कि जिससे ये साबित हो कि मामन जी किसी एसोसिएशन या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार ने बैन कर रखी हो उसका ये मेंबर हो या उसको ये फंडिंग करता हो। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ ये किया है कि मम्मन ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा था और उस ग्रुप में कुछ मेंबर थे, और पुलिस को ये इतला मिली, ये खबर मिली कि भाई उन मेंबर्स ने जो इसके ग्रुप में जुड़े हुए थे 500 रुपये इकट्ठा करके नहीं, ये प्लान बनाया कि भाई जाकर के ये जो यात्रा आ रही है इनमें डिस्टर्बेंस पैदा करनी है, इनके साथ इसके ऊपर अटैक करना है। तो वो कोई एसोसिएशन नहीं हो सकती, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकती है। अनलॉफुल असेंबली तो हो सकती है, जिसके लिए पहले से ही आईपीसी में प्रोविजन है, एक धारा 148 का 149 का, जो पहले इन केसेस में लगी हुई। तो इसलिए पुलिस सरकार का सिर्फ एक मोटिव ये है कि हरास करना और मामन जी को चुनाव से रोकना और दूसरी कम्युनिटी को खुश करना, एक कम्युनिटी को दबाना और उनको टेरराइज करना। इसके अलावा सरकार का इसमें कोई मकसद नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, और किसी भी तरीके से पुलिस और सरकार की जो ये कार्रवाई है ये अदालत में नहीं टिक पाई। 3 एफआईआरों में पहले यूएपीए की धारा जुड़ी गई थी, अब एक धारा और जुड़ी गई है इस मुकदमे में। कौन सा ये मुकदमा है, क्या कहना चाहेंगे? 31 जुलाई 2023 को नूह में जो दंगे हुए थे, नूह में जो फसाद हुए थे, उनमें पुलिस ने कई सारी एफआईआर की थी, जिसमें 2 एफआईआर 401 नंबर एफआईआर जो सदर नूह में दर्ज हुई थी, वो एफआईआर थी जो मंदिर में, जिसमें एक बजरंग दल के आदमी की डेथ हुई थी, और एक एफआईआर 257 जो साइबर पुलिस स्टेशन के सामने जो एक्सीडेंट में 2 मुलाजिमों की डेथ हुई थी, उसमें 302 में एफआईआर दी थी। इन 2 एफआईआर, एक 253 नंबर एफआईआर थी। इन 3 एफआईआर्स में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान सबमिट कर दिया था, और चालान देने के बाद में अब पुलिस ने 6 महीने बाद लगभग इन 3 मुकदमों में यूएपीए की धारा इम्पोज की है, जिसमें 401 नंबर नूह थाने की है, 253 व 257 नंबर ये सिटी नूह की है। और इन तीनों केसेस में पुलिस ने यूएपीए की धारा और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 173(8) में ये इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ सबमिट की है, जिसमें आगामी तारीख अप्रैल में कोई लगी हुई है। कौन सी डेट है बताना? अप्रैल में 2 अप्रैल में फिक्स की है फॉर उस पर विचार फॉर कंसिडरेशन के लिए। उसके बाद अभी एक एफआईआर जिसमें मामन खां इंजीनियर मुल्जिम है, 149 नंबर एफआईआर, ये नगीना थाने की एफआईआर है। इसमें भी पुलिस ने यूएपीए की धारा को
ऐड किया है, इम्पोज किया है। तो अभी टोटल FIR 4 हो। सर मामन खान के खिलाफ क्या कुछ सबूत पाए गए थे उस दौरान? उसमें अभी जो इन्होंने बनाई है स्टोरी, वो सिर्फ ये बनाया है कि भाई इन्होंने एक ग्रुप बना रखा था और उस ग्रुप में कुछ ऐसी एविडेंसेज इन्होंने इकट्ठी की है कि उन्होंने 500 रुपए इकट्ठा करा और इकट्ठा करके नहीं, और फिर ये इन्होंने प्लान बनाया था कि भाई उस पर जो यात्रा आएगी उस पर इन्होंने अटैक करना है। ये इनकी एक जो इन्होंने कहानी बनाई है, जो कि यूएपीए एक्ट में ये कवर नहीं होता है, और यूएपीए की कोई सेक्शन इस पर कोई अट्रैक्ट होता नहीं है, कोई नहीं बनती कोई भी धारा है। आप मामन खान के वकील हैं, हाँ। किस तरह से इस केस को आप लड़ेंगे? देखो, ये पुलिस ने जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई हैं और जिस तरीके से इस एक्ट का मिसयूज हुआ है, उस हिसाब से ये अदालत में इनका जो यूएपीए का जो इम्पोज इनको किया है, ये किसी तरीके से कोर्ट में नहीं टिक पाएगी। और जब कोर्ट इसमें प्रमा फसाई कॉग्निजेंस लेगी, तो कॉग्निजेंस के टाइम पर वो मटेरियल फाइल पर नहीं पुलिस पेश कर पाएगी, जिससे कि यूएपीए की धारा बनती। क्या मामन खान को दोबारा अरेस्ट किया जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्शन जो 149 नंबर है उसमें सिंपल हार्ट का केस है, और सेक्शन जो 10 है, सेक्शन 10 का सब क्लॉज 1 है, उसमें पनिशमेंट अप टू 2 ईयर है। अगर इससे मेजर, इसमें 436 की धारा पहले ऑलरेडी लगी हुई है। 436 की धारा सेक्शन 10 क्लॉज 1 के जो उसमें पनिशमेंट है, उससे ज़्यादा उसमें पनिशमेंट है, इसलिए उसमें दोबारा उसको अरेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर करेगी पुलिस तो उसको पहले बेल कैंसिलेशन कराएगी, और बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाएगी, कोर्ट उसको नोटिस करेगी मामन जी को, फिर दोनों पार्टीज को सुन करके तब कोई ऑर्डर पास करेगी। फिर अगर लगेगा तो उसकी बेल में जाएंगे हम लोग, एंटिसिपेटरी बेल। मामन खान के केस लगने पर क्या कोई राजनीतिक स्तर पर फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सारा जो मोटो है, सरकार ने एक राजनीतिक एजेंडा के तहत अपने फायदे के लिए और एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, एक कम्युनिटी को प्रेशराइज करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन धाराओं को इम्पोज किया है। अदरवाइज तो इस केस में नहीं बनते हैं। धाराएं जुड़ने से क्या मामन खान को नुकसान है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नुकसान नहीं है, 1% भी नुकसान नहीं है। और अभी तो रिपोर्ट इन्होंने दी है, अभी ये स्पेशल कोर्ट में आएगा। स्पेशल कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेने से पहले सुनेगी, और उसके बाद कोर्ट को लगेगा कि भाई हाँ ये सेक्शन सही है, तो उसमें चार्ज करेगी। अदरवाइज तो इनको इन सेक्शंस में इसको डिस्चार्ज कर देगी। कितनी गंभीर ये धाराएं होती हैं? जो मामन खां पे लगाया है उसमें सेक्शन 10 का क्लॉज 1 है, उसमें पनिशमेंट अप टू 2 ईयर है, वो कोई ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है। अगर हम सारे FIRs की बात करें तो इन सारे FIRs में लगभग 55-60 आदमी हैं, 60 आरोपी हैं। और हम 401 नंबर की बात करें और 257 की बात करें, 257 में अभी कोई बेल आउट नहीं हुआ है। 401 में तकरीबन लोगों की बेल हो गई है। और जहाँ तक 149 नंबर FIR की बात है, 149 में जितने लोगों का अरेस्ट किया था सब बेल आउट।